हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन और द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज बेसिकली। तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और हम इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, और एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये फिजियोकेमिकल जो प्रोसेस है, इस फिजियोकेमिकल प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है, गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, एज वेल एज गैसेज के बेसिस पे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है टू रिलीज द एनर्जी। अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर उन गैसेज का क्या रोल है, ठीक है। ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहा है और रिजल्टेंट हम CO2 को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इनका जो मूवमेंट है, ठीक है, कि हमने ऑक्सीजन यूज किया है और CO2 का रिलीज किया, तो वहाँ ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के पास रोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ रेस्पिरेशन जो दो टाइप का होगा, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और एक इंटरनल रेस्पिरेशन है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर हम डिस्कस करता है ब्रीदिंग प्रोसेस को, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। जबकि इंटरनल जो रेस्पिरेशन है वो हमने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर रेस्पिरेशन चैप्टर जो डिस्कस किया था उससे रिलेटेड है। इन द सेंस सेल के पास ऑक्सीजन जाके नहीं, वहाँ फूड को ऑक्सीडाइज करके नहीं और एनर्जी जनरेशन में रोल प्ले करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को देखें, ठीक है, ब्रीदिंग एंड गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस in which involves exchange of gases and oxidation of food to release the energy को रिलीज करने के लिए, बेसिकली टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन और फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ कैसा है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। रेस्पिरेशन यहाँ दो टाइप का होता है, रेस्पिरेशन ह्यूमन के केस में, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो इंटरनल जो रेस्पिरेशन है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। जो कि एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होगा, इसके अंदर हम ब्रीदिंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज है बेसिकली, ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग exchange of gases transportation of gases, ये भी इंक्लूड होंगे इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन है यहाँ, एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन में, इसका मीनिंग क्या हो गया, ब्रीदिंग का क्या हो गया यहाँ पे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 बेसिकली, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन है या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, इसके अंदर वो क्या है कि अल्टीमेटली इसका जो एम है वो हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई करने का और CO2 को रिलीज करने का बेसिकली, जिसको हमने एक्सटर्नल प्रोसेस बोला या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला है।
ठीक है, तो फूड मटेरियल जो लिया है, जो फूड है, ये सपोज ब्लड वेसल्स है, ये बॉडी का सेल है, दिस सेल, ठीक है। तो जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन सपोज बात कीजिए, ऑक्सीजन इट रीचेस टू द ब्लड एंड ब्लड टू इट रीचेस द सेल, अल्टीमेटली वो सेल के पास आया ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो फूड मटेरियल है, फूड दैट इज ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करवाने में रोल प्ले करता है कौन, ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी बेसिस पे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होगा, दैट इज 36 और 38 एटीपी। तो इसको तो बोला है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल, और सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, जबकि इससे बाहर का जो था, चाहे वो ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग में गैसेज को इनटेक करना और रिलीज करना, जबकि या फिर उन गैसेज का एक्सचेंज हो गया लंग से ब्लड के पास, ब्लड से सेल के पास बेसिकली, या सेल से ब्लड के पास और ब्लड से लंग्स के पास, और लंग्स टू आउटसाइड द बॉडी बेसिकली, और एनवायरमेंट, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के केस में ये फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर डेवलप होती है बेसिकली, क्योंकि चाहे एनिमल यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर एनिमल हो, ठीक है। तो हर एक एनिमल को अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है तो दे रिक्वायर द ऑक्सीजन, उनको फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जिनके केस में क्या है वो अलग अलग या फिर स्ट्रक्चर्स उनके अंदर प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब ह्यूमन का तो क्या है कि ह्यूमन एक वेल डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसका, तो ह्यूमन के पास तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन लोअर जो इंडिविजुअल्स लाइक प्रोटोजोन्स, तो प्रोटोजोन्स, कोरिफेरस, इलेक्ट्रेट्स और हेलमिंथ्स, दे रेस्पायर और दे परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस, ठीक है। इनके पास कुछ वेल डेवलप्ड ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते जिससे कि वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सके, तो वो क्या जनरल अपनी बॉडी सरफेस से ही उन गैसेस को डिफ्यूज करवाते हैं। जबकि एनालिट्स के केस में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होंगी दैट इज क्यूटेनियस और ब्रांकियल। क्यूटेनियस का मतलब कि अगर वो गैसेस का एक्सचेंज करता है स्किन के थ्रू देन क्यूटेनियस, और अगर गल्स के थ्रू करता है तो दैट इज ब्रांकियल बेसिकली, जबकि आर्थ्रोपोड्स के केस में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, अब आर्थ्रोपोड्स में भी अलग अलग क्लासेस होंगी, यहाँ पे क्रिस्टेशियंस हो गया, अरेक्निड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया बेसिकली। तो क्रिस्टेशियंस के केस में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, अब क्रिस्टेशियन में क्रैब्स हो गया, प्रॉन्स हो गया बेसिकली, ठीक है। तो क्रैब्स वगैरह जो है तो उनके पास जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है दे आर द गिल्स, उनके पास क्या होंगे, गिल्स बेसिकली। क्योंकि अरेक्निड्स जैसे कि स्पाइडर का केस है, अरेक्निड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अरेक्निड्स के केस में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगी दे आर द बोकलंग्स, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट के केस में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगी दे आर द ट्रैकियल ट्यूब्स बेसिकली, ठीक है। मोलस्का का जो केस होगा उस मोलस्का के केस में भी रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर्स होगी दे आर द गिल्स, जबकि इकाइनोडर्म्स के केस में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होगी दे आर द ट्यूब फीट बेसिकली, ठीक है। फिशेज के केस में और फिशेज जो होंगी दे रेस्पायर थ्रू द गिल्स, मेन जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है उनके पास दे आर द गिल्स बेसिकली। बट इन केस ऑफ डेपॉन जो लंग फिश होती है उन लंग फिशेज के केस में गिल्स भी अवेलेबल होंगे एज वेल एज लंग्स भी वेल डेवलप्ड होंगे बेसिकली। एम्फीबियंस के केस में अगर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर देखें तो एम्फीबियन के केस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, जैसे फ्रॉग का केस होता है जैसे, ठीक है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन द सेंस द रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स बेसिकली, ठीक है। जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, दे परफॉर्म द रेस्पिरेशन बाय द लंग्स और दे परफॉर्म द पल्मोनरी रेस्पिरेशन बेसिकली, ठीक है। तो ये वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एनिमल के केस में जिससे थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं बेसिकली, ठीक है। बात आता है ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, तो ह्यूमन जो है वेल डेवलप्ड एक हायर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ ह्यूमन के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वो रेस्पिरेशन वाली जो एक्टिविटी है वो सारी परफॉर्म करता है, चाहे वो एक्सचेंज हो गया गैसेज का या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया गैसेज का, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बेसिकली।
रेस्पायरेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है, उस सिस्टम के अंदर डिफरेंट असेंबलीज है, और उस रेस्पायरेटरी सिस्टम में आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ह्यूमन में रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओपनिंग। जो नॉस्ट्रिल होगी उस नॉस्ट्रिल से ही ओपनिंग होगा, जो कि अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होगी। दिस इज रेस्पायरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ द ह्यूमन। तो डिफरेंट असेंबलीज है उसके पास रेस्पायरेटरी सिस्टम। स्टार्टिंग जो है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल एक्सटर्नल ओपनिंग है, जो कि क्या है, उस नेजल चैम्बर के बैक साइड में ओपन होगा। ये नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, ठीक है। दिस इज नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स बेसिकली। दिस इज फेरिंग्स, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो भी वो आपके ऊपर होता है लैरिंग्स के ऊपर। दिस इज लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलेगा फर्दर, लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, ठीक है। तो इस फेरिंग्स का अगर ट्रैकिया के अंदर और विंड पाइप के अंदर ओपनिंग होता है तो उस रीजन को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। जबकि फेरिंग्स अगर ओपन होती है गट के अंदर, ठीक है, तो उस रीजन को बोलेंगे हम क्या, गुलेट बेसिकली, ठीक है। तो लैरिंग्स पर दो ओपनिंग होती है वहां पे, एक को तो ग्लोट बोलते हैं और एक को ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लोटिस का ओपनिंग जो होगा ये गाइड करेगा एयर को ट्रैकिया के अंदर बेसिकली, ठीक है। जबकि गुलेट जो होगा, उस गुलेट जो ओपनिंग है वो फूड पैसेज को या फूड को गाइड करेगा ईसोफेगस के अंदर जाने के लिए बेसिकली, ठीक है, या गट के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लैरिंग्स पे दो ओपनिंग होगी। उसके बाद ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया जो होगा ये हमारे थोरेसिक चैम्बर के एंड पे जाके या फिफ्थ वर्टिब्रा पे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दैट इज द ब्रोंकाई, जिनको हम बोल रहे हैं क्या, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई, ठीक है। वन बाय वन सबको हम डिस्कस करेंगे। अब ब्रोंकाई जो होंगे ये फर्दर ब्रांच हो जाएगा लंग्स के अंदर जाके नहीं, टू फॉर्म द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रैंक्यूल। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो ब्रैंक्यूल है वो टर्मिनेट होती है एक नैरो ट्यूब के अंदर, और नैरो ट्यूब इज नोन एज द एट्रिया, जिसको हम बोलेंगे क्या, एट्रिया बेसिकली, एट्रिया। तो एट्रिया जो होगी उस एट्रिया के ऊपर वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी, जिनको हम बोलते हैं एल्वोलाई बेसिकली, दे आर एल्वोलाई। और एल्वोलाई का जो फंक्शन होगा वो जस्ट सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज ज्यादा से ज्यादा हो सके बेसिकली, ठीक है। तो दे आर द लंग्स, ऐसे इधर साइड में प्रेजेंट होंगे। ब्रोंकियोल जो है
ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रैंकियोल मिलके ये ट्री के जैसा फॉर्मेशन परफॉर्म करती है, तो उसको बोलते हैं ब्रैंकियोल ट्री। ब्रैंकियोल ट्री बेसिकली, ठीक है। तो इनके जस्ट नीचे ये थोरेसिक चैम्बर और एब्डोमिनल चैम्बर को जो सेपरेट करने का काम करेगा दैट इज द डायफ्राम, जो कि रेडियल मसल्स का बना हुआ है, ठीक है, और एयर टाइट होता है बेसिकली। दिस इज डायफ्राम। तो ये हमारा ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को वन बाय वन देखें। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल है क्या है? पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल ओपनिंग है जो कि अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। नॉस्ट्रिल ओपनिंग प्रेजेंट एट अपर लिप्स। It opens in nasal chamber. It opens in nasal chamber. वो nasal chamber के अंदर ओपन होगी बेसिकली, nasal chamber बेसिकली, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल के बाद आएगा nasal chamber। nasal chamber क्या है? एक जस्ट चैम्बर है जो कि पैलेट के थ्रू सेपरेटेड आउट होता है। अब पैलेट जो होगा, उस पैलेट के थ्रू क्या होगा कि यहाँ से ये बकल कैविटी है और ये नेजल चैम्बर है, ठीक है। तो अपर जो पैलेट है वो पैलेट क्या है? नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर और बकल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो नेजल चैम्बर जो होगा या नेजल पैसेज जो है, ये लाइन है डिफरेंट लाइनिंग से बेसिकली, और डिफरेंट लाइनिंग के अंदर एसोसिएटेड है बोमेन ग्लैंड्स और स्नेडेरियन मेम्ब्रेन बेसिकली, ठीक है। तो नेजल चैम्बर, nasal chamber is lined by Cnidarian membrane, Cnidarian membrane। ध्यान रखना कि ये Cnidarian जो मेम्ब्रेन है वो सेंसरी लाइनिंग है, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कैसा है? सेंसरी लेयर और मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक तो क्या है स्नेडेरियन मेम्ब्रेन और दूसरा है बोमेन ग्लैंड बेसिकली। तो बोमेन ग्लैंड जो होंगे वो म्यूकस का सिंथेसिस करने का काम करेंगे बेसिकली, बोमेन ग्लैंड्स। दूसरा है बोमेन ग्लैंड, ये सीक्रेट करेंगे, सीक्रेट्स म्यूकस, ठीक है। इसके अलावा जो नेजल चैम्बर होगा, इस नेजल चैम्बर के अंदर नेजल हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे। थर्ड थिंग्स इज also having nasal hairs, नेजल जो पैसेज होगा उस नेजल पैसेज के अंदर नेजल हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे बेसिकली। और नेजल हेयर्स का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या आता है? एयर को प्योरीफाई करना। बाई चांस एयर के थ्रू कोई पार्टिकल चला भी गया तो वो अपने जो नेजल हेयर्स जो होंगे उसको ट्रैप करके और प्योर जो एयर होगा उसको फर्दर रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर रिलीज करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो नेजल चैम्बर के जस्ट बाद आएगा क्या? नेसोफेरिंक्स। अब नेसोफेरिंक्स जो है वो कॉमन पैसेज है, ठीक है। नेसोफेरिंक्स जो होगा वो क्या है? उस नेजल चैम्बर का जस्ट ओपनिंग है फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। नेसोफेरिंक्स ये स्मॉल ट्यूब है, स्मॉल कॉमन ट्यूब है बेसिकली, ठीक है। तो उस रीजन में जो रीजन इस नेजल फेरिंग्स के अंदर जो ओपन होगा उसको हम बोलते हैं कोने, नेजल फेरिंग्स। ये नेजल फेरिंग्स, तो ये जो आके नहीं ओपन हो रहा है इस फेरिंग्स के अंदर,
इस रीजन को हम बोलते हैं कोने। दिस इज कोने। कोने क्या है? वो ओपनिंग है, जस्ट ओपनिंग ऑफ nasal pharynx into the pharynx basically. Opening of nasal pharynx in pharynx. अब बात आता है कि pharynx क्या है। ठीक है, तो pharynx जो होगा एक कॉमन पैसेज है और एक नैरो ट्यूब से बेसिकली, ठीक है, जो कि थ्रू आउट द नेक रिलीज होता है। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, पैसेज, ठीक है, स्मॉल ट्यूब है, अगर थ्रू आउट द या अगर थ्रू आउट नेक, नेक के थ्रू आउट बेसिकली, ठीक है। फेरिंग्स का जो ओपनिंग है ट्रैकिया के अंदर, ठीक है, इट इज ग्लोटिस। जबकि फेरिंग्स का जो ओपनिंग है, तो ओपनिंग जो है उस फेरिंग्स का, द ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स बिटवीन opening between pharynx and larynx is glottis, उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस बेसिकली। जबकि ओपनिंग बिटवीन pharynx and gut, ओपनिंग बिटवीन pharynx and gut is gullet, उसको हम बोलते हैं क्या? गुलेट बेसिकली। तो ये ध्यान रखना। तो गुलेट तो जो होगा वो फूड को इसोफेगस के अंदर लेके जाएगा बेसिकली, ठीक है। जबकि ग्लोटिस जो होगा वो एयर पैसेज के लिए ओपनिंग होगा, क्योंकि ट्रैकिया के अंदर एयर को पास करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या है? एक नैरो ट्यूब जो अपने नेक के थ्रू पास आउट होगा, और ये जो ओपन हो रहा है वो लैरिंग्स के पास जाके ओपन होगा। ओपनिंग जो है उस फेरिंग्स का लैरिंग्स के पास, उसको तो बोलते हैं हम ग्लोटिस। जबकि फेरिंग्स का जो ओपनिंग है गट के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या? गुलेट बेसिकली। तो लैरिंग्स के पास जो ओपनिंग है, इट इज कवर्ड बाय, ठीक है, इट इज गार्डेड बाय एक कार्टिलेजिनस फ्लैप विच इज नोन एज द ग्लोटिस, विच इज नोन एज द एपिग्लोटिस बेसिकली। तो एपिग्लोटिस जो होगा ना, उस गुलेटिस पार्ट को क्या है? वो कवर करके रखता है, ठीक है। तो वो बेंड के या फिर एयर के पैसेज को गाइड करके रखता है कौन? एपिग्लोटिस जो होगा। ध्यान रखना, वो कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स लैरिंग्स लैरिंग्स, ठीक है। तो लैरिंग्स जो है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, जो कि बना हुआ है 9 कार्टिलेजेस से, मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज। 3 तो उसके अंदर अनपेयर्ड होंगी, 3 अनपेयर्ड, जबकि 3 जो होंगी वो पेयर्ड कार्टिलेज होंगी, पेयर्ड, ठीक है। तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस है और पेयर्ड जो कार्टिलेजेस, वहां से वो क्वेश्चन पूछता है कई बार, ठीक है। तो अनपेयर्ड जो कार्टिलेजेस है उसको मैं याद करने का तरीका होता है, दैट इज टेक बेसिकली। और पेयर्ड जो कार्टिलेजेस है उनका याद करने का तरीका दैट इज काक, ठीक है। तो यहाँ टेक जो है दैट इज थायराइड। फर्स्ट जो कार्टिलेज है दैट इज थायराइड जो कार्टिलेज है। और थायराइड जो कार्टिलेज है वो कॉलर शेप्ड का होगा, मेल के केस में थोड़ा बड़ा होता है, जो कि एडम्स एप्पल बनाता है बेसिकली, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज कॉलर शेप्ड है, कॉलर शेप,
मेल के केस में इन मेल it forms एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल मेल के केस में क्या है, वो थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि क्या है, एक एडम्स एप्पल बनाता है बेसिक। ठीक है। दूसरा जो कार्टिलेज दैट इज एपिग्लोटिस, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट इज एपिग्लोटिस। ठीक है। अब एपिग्लोटिस जो है कवर करने का काम करता है ग्लोटिस पार्ट को। एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है, कार्टिलेजिनस फ्लैप covers glottis part, glottis part, ठीक है। यही गाइड करने का काम करेगा एयर को, इट गाइड एंट्री ऑफ एयर, एंट्री ऑफ एयर बिटवीन pharynx and trachea उनके बीच में वेसिकल। ठीक। नेक्स्ट कार्टिलेज दैट इज द क्रिकॉइड वेसिकल। जो क्रिकॉइड जो कार्टिलेज है वो रिंग शेप कार्टिलेज है। क्रिकॉइड कैसा है, रिंग शेप कार्टिलेज है। ठीक है। तो ये इनमें से तीन कार्टिलेज जो है दैट इज थायराइड, एपिग्लोटिस और क्रिकॉइड, ये तो कैसी है, अनपेयर्ड कार्टिलेज। ठीक है। जबकि क्यूनिफॉर्म, क्यूनिकुलेट और एरेटिनॉइड्स वो कैसी है थी, पेयर्ड कार्टिलेज। तो 3 आर पेयर्ड कार्टिलेज। पेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन सा है, पेयर्ड कार्टिलेज, that is CAC, calf, cuneiform, arytenoid और क्यूनिकुलेट। ठीक है। तो ये तीन जो है दे आर द पेयर कार्टिलेज। तो पेयर कार्टिलेज में क्यूनिफॉर्म, एरिथ्रॉइड्स और क्यूनिकुलेट क्यूनिकुलेट। ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ से वो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर्ड कार्टिलेजेस। तो माइंड में रखना है कि क्यूनिफॉर्म, एरिथ्रॉइड और क्यूनिकुलेट ये तो कैसी है, पेयर्ड। जबकि थायराइड, एपिग्लोटिस और क्रिकॉइड वो कैसी है, अनपेयर्ड कार्टिलेजेस। तो लैरिंक्स जो है, लैरिंक्स इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स। इन केस ऑफ बर्ड, इन केस ऑफ बर्ड, बर्ड के केस में उसको साइरेंस बोलते हैं। बर्ड उसको हम बोलते हैं क्या, साइरेंस। ठीक है। तो यहाँ ये जो लैरिंग्स है उसका काम होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, लेकिन ध्यान रखना कि बर्डिंग देने का जो काम है वो हमारा टंग परफॉर्म करता है। ठीक है। तो जबकि साउंड को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है कौन, लैरिंग्स, और उसको बर्डिंग देने का काम कर रहा है दैट इज द टंग वेसिकल। तो लैरिंग्स के बाद नेक्स्ट आता है दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया अब ट्रैकिया जो होगा वो एक विंड पाइप है जो कि अपने थोरेसिक चैम्बर के थ्रू पास होगा। ठीक है। और जो थोरेसिक चैम्बर का जो बैक साइड में फिफ्थ वर्टिब्रा है वहां जाके वो ब्रांच हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर विच इज नोन एज द ब्रोंकाई। ट्रैकिया है क्या, इट इज विंड पाइप। विंड पाइप वो है क्या, एक विंड पाइप है बेसिकली, और स्ट्रेट ट्यूब है।
ठीक है, एक्सटेंडेड थ्रू आउट द thoracic chamber, built pipe or straight tube, extend through thoracic chamber at fifth vertebra of vertebral column it divides to form primary branchiole, it forms the bronchi, वो बनाएगा क्या, bronchi, और bronchi जो होंगे it enter into the lungs and become branch to form the primary, secondary, tertiary branchiole. ठीक है, ध्यान रखना कि ब्रोंकाई का जो डायमीटर है वो ज्यादा है कंपैरिजन देन ब्रैंकियोल का. फिर वर्टिब्रा इट डिवाइड्स टू फॉर्म द ब्रोंकाई. Bronchi enters in lungs and further get branch to form primary, secondary and tertiary ब्रोंकियोल. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियोल. एक और चीज ध्यान रखना कि जो ट्रैकिया है उस ट्रैकिया के अंदर इर्रेगुलर सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होगा. ठीक है, और इन इर्रेगुलर सी शेप्ड कार्टिलेजेस का जो फंक्शन होगा दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम द कोलैप्स. उसको कोलैप्स होने से बचाने का काम करता है कौन, ये इर्रेगुलर सी शेप्ड कार्टिलेजेस. ठीक है, तो ट्रैकिया फर्दर क्या होता है, ब्रांच होगा टू फॉर्म द ब्रोंकाई. और ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर एंटर करके नहीं फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियोल में कन्वर्ट हो जाता है. दे आर द ब्रोंकियोल बेसिकली. ठीक है, एट फिफ्थ वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इट डिवाइड्स टू फॉर्म द ब्रोंकाई. जो ट्रैकिया होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा ब्रोंकियोल फॉर्म करके. तो ब्रोंकाई जो होंगे वो लंग्स के अंदर एंटर करेंगे और फर्दर ब्रांच हो जाएंगे. ब्रांच होने के बाद दे विल फॉर्म द ब्रोंकियोल बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियोल बेसिकली. तो जो लास्ट वाला ब्रोंकियोल होगा, जो टर्शियरी ब्रोंकियोल होगा, इट रिलीजेस ए स्मॉल ट्यूब विच इज नॉन एज द एट्रिया. जिसको हम बोलते हैं क्या, एट्रिया. टर्शियरी ब्रोंकियोल associated with small tube at which bag-like structures are present. Bag-like vascularized structures. The structure is present. ठीक है, तो वो वास्कुलराइज बैग लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. ठीक है, जबकि जो नैरो ट्यूब है, द टर्शियरी ब्रोंकियोल associated with a small tube at which the bag like structures are vascular structure is present, is known as atria. उस स्मॉल ट्यूब को बोलते हैं हम क्या, एट्रिया. वो ध्यान रखना थोड़ा, एट्रिया. नेक्स्ट है ब्रोंकियोल, सॉरी एल्वियोलाई बेसिकली. एल्वियोलाई. अब एल्वियोलाई क्या है, दे आर द एक्चुअल साइट ऑफ exchange of gases.
दिस इज ब्रोंकाई, ये फर्दर डिवाइड हुआ है ब्रैंक्यूल के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रैंक्यूल। और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रैंक्यूल जो है इनके साथ एसोसिएटेड है एक नैरो ट्यूब और स्मॉल ट्यूब विच इज नोन एज द एट्रिया, इसको बोलते हैं हम एट्रिया। दिस इज ब्रोंकाई, दे आर द ब्रोंक्यूल, ठीक है। और ये बैग लाइन जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ दैट इज द एल्वियोलाई, ठीक है। तो एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई स्मॉल वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनका फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा से ज्यादा हो सके। दे इंक्रीजेस या दे अरेंज in the form of bunch of grapes, जैसे ग्रेप्स का बंच होता है उस टाइप से वो अरेंज होती है बेसिकली। दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया, for exchange of gases, exchange of gases, ठीक है। ध्यान रखना कि जो एल्कोलाई है ये क्या होंगी ना, वो वास्कुलराइज्ड है। वास्कुलराइज्ड का मतलब क्या है? इनके चारों साइड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे बेसिकली, जिससे कि जो एयर है वो इस एल्कोलाई से एंटर कर जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर बेसिकली। इसको मैं फर्दर डिटेल से अगर देखूं, दिस इज एल्कोलाई, and is supplied blood capillaries. This is blood capillary. This is blood capillary. इनके थ्रू क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और CO2 जो होंगे वो डिफ्यूज करता है ब्लड के अंदर। तो ऑक्सीजन तो एल्कोलाई से ब्लड के अंदर डिफ्यूज करेगा, जबकि CO2 जो होगा वो ब्लड कैपिलरी से एल्कोलाई के अंदर डिफ्यूज होगा CO2 और यहाँ ऑक्सीजन। तो इस रीजन को हम बोलते हैं एक्सचेंज साइट, जहां से कि क्या होगा ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन का एक्सचेंज तो एल्कोलाई टू ब्लड हो रहा है और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड टू एल्कोलाई हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये एल्कोलाई जो होगी वो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट है लंग्स। वन पेयर होंगे या टू इन नंबर होंगे, ठीक है। प्रोटेक्टेड इन थोरेसिक चेंबर, या रेड केस के अंदर वो प्रोटेक्टेड होंगे बेसिकली। राइट लंग और लेफ्ट लंग, ठीक है। जो लेफ्ट लंग होगा वो तो 2 लोब होगा, जबकि राइट लंग जो होगा वो 3 लोब होगा वैसे। लेफ्ट लंग
ये तो कैसा है, 2 लोब, जबकि राइट लंग जो होगा ये 3 लोब है, 3 लोब बेसिकली। लंग्स जो होंगे ये सराउंडेड होंगे, कवर्ड होंगे एक मेम्ब्रेन के थ्रू, और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स आर सराउंडेड बाय surrounded or covered by a membrane known as pleural membrane। उसको हम बोलते हैं क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ना वो लंग्स को प्रोटेक्ट करवाने का रोल प्ले करेंगे बेसिकली। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ लेफ्ट लंग जो होगा वो तो 2 लोब 2 लोब है, और राइट लंग जो होगा वो 3 लोब स्ट्रक्चर है बेसिकली। मैं इसका लंग्स का यहाँ डायग्राम अगर दिखाता हूँ, तो उस लंग्स को कवर करने वाला जो मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टेड जो मेम्ब्रेन है, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखने का कार्य करेगी, दैट इज द प्लूरल मेम्ब्रेन। दिस इज प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन और इस लंग्स के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है, दिस कैविटी इज नोन एज द प्लूरल कैविटी। Cavity between the lungs and pleural membrane, pleural cavity। और ये pleural cavity जो होगा ना, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, the fluid is known as the pleural fluid। pleural cavity between lung and pleural membrane। It is filled with pleural fluid basically। जैसे फ्लूइड भरा होगा उस कैविटी के अंदर। ये जो कैविटी है बीच में लंग्स और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, दैट इज द प्लूरल फ्लूइड। अब ये प्लूरल फ्लूइड जो होगा वो फ्रिक्शन से बचाता है लंग्स को बेसिकली। ठीक है, वो मेम्ब्रेन को क्या उसके क्रैक नहीं होने देता है। ठीक है, क्रैश नहीं होने देता है बेसिकली। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फ्रिक्शन। या प्लूरल फ्लूइड जो है ना, प्लूरल फ्लूइड protects the lungs from friction। वो फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है लंग्स को। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम या इसका अमाउंट जो है कम या ज्यादा होता है प्लूरल फ्लूइड का, ठीक है, तो इट विल लीड द एक्यूट चेस्ट पेन। द कंडीशन इज नोन एज द प्लूरेसी। प्लूरल फ्लूइड will lead to चेस्ट पेन। वो चेस्ट के अंदर पेन कॉज करेगा। कंडीशन इज नोन एज प्लूरेसी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, प्लूरेसी डिजीज बेसिकली। ठीक है, प्लूरेसी। तो लंग्स के अंदर अगर हम देखें, इंटरनल अगर कंडीशन देखें तो इंटरनल क्या है ना, इसके अंदर वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रेंकियोल है। ठीक है, ये तो प्राइमरी ब्रेंकियोल, प्राइमरी
ब्रांक्यूल। जो इस ब्रोंकाई से सबसे पहले ब्रांच हुआ दैट इज द प्राइमरी ब्रांक्यूल। इन प्राइमरी ब्रांक्यूल से भी फर्दर जो ब्रांच हुआ है दे आर द सेकेंडरी ब्रांक्यूल, सेकेंडरी ब्रांक्यूल। और सेकेंडरी ब्रांक्यूल से भी फर्दर जो ब्रांच हो रहे हैं दे आर द टर्सरी ब्रांक्यूल, टर्सरी ब्रांक्यूल। एक टर्सरी ब्रांक्यूल के ऊपर एक नैरो ट्यूब जो प्रेजेंट था that was atria। ट्यूब जो that is atria, ठीक है। इस एट्रिया के साथ एसोसिएटेड होता है एल्वेओलाई, दिस इज एल्वेओलाई, ठीक है। दिस ओवरऑल वाज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। दो लंग्स होंगे, एक लेफ्ट लंग होगा और एक राइट लंग होगा। ध्यान रखना कि लेफ्ट लंग जो होगा वो तो 2 लोब होगा, जबकि राइट लंग जो होगा वो 3 लोब होगा बेसिकली, ठीक है। और लंग्स जो होंगे तो प्रोटेक्टेड होंगे एक मेम्ब्रेन के थ्रू विच इज नोन एज द प्लूरल मेम्ब्रेन। अब लंग्स और मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है द कैविटी इज नोन एज द प्लूरल कैविटी। द कैविटी इज फिल्ड विद द प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो अगर प्लूरल फ्लूइड के अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज अगर होता है, ठीक है, दैट विल लीड टू द एक्यूट चेस्ट पेन। द कंडीशन इज नोन एज द प्लूरेसी। उस डिजीज को हम बोलेंगे क्या, प्लूरेसी बेसिकली। इंटरनल अगर साइड देखते हैं लंग्स के अंदर तो मुझे ब्रैंक्यूल्स मिलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रैंक्यूल। यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे कम जो डायमीटर है वो टर्सरी ब्रैंक्यूल का है, ज्यादा डायमीटर जो है वो प्राइमरी ब्रैंक्यूल का बेसिकली, ठीक है। और प्राइमरी ब्रैंक्यूल से भी अगर ज्यादा देखें तो वो ब्रोंकाई का है, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई से भी ज्यादा डायमीटर किसका है, ट्रैकिया का बेसिकली, ठीक है। तो जैसे जैसे वो फर्दर ब्रांच होती जा रही है उनका डायमीटर जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एयर को उनको एल्वेओलाई को सप्लाई करना है, ठीक है। बड़े पाइप की एयर को अगर एल्वेओलाई को सप्लाई करेंगे तो वो एल्वेओलाई जो होंगे वो बस्ट हो सकता है। इस वजह से क्या है वो फर्दर ब्रांच होता चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट डायफ्राम। डायफ्राम अब बताते हैं कि डायफ्राम जो है वो एक पार्टीशन, मस्कुलर पार्टीशन है या सेपरेशन है। दिस वॉज डायफ्राम। डायफ्राम डायफ्राम है क्या, एक मस्कुलर पार्टीशन, मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन thoracic and abdominal chamber, between thoracic and abdominal chamber, उन दोनों के बीच में। डायफ्राम जो है इट इज मेड अप ऑफ रेडियल मसल, मेड अप ऑफ रेडियल मसल। ये रेडियल मसल्स का बना हुआ है। दूसरा, रिलैक्स कंडीशन में ये डॉम शेप होगा, ठीक है, लेकिन जब इंस्पायरेशन होगा तो डॉम शेप कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेट। इन रिलैक्स कंडीशन इट इज डॉम शेप, इट इज डॉम शेप बेसिकली। वो कैसा है, डॉम शेप। डाउन से, ठीक है, लेकिन जब कभी भी इंस्पायरेशन होगा तो दिस बिकम स्ट्रेट। ये डाउन शेप से कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट शेप, ठीक है। तो दिस ओवरऑल वाज द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। दूसरा थिंग्स की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन के अंदर वो एक रिब केज के अंदर, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। तो थोरेसिक चैम्बर बनाने में और रिब केज बनाने में रोल प्ले करेगा वर्टिब्रास, रिब्स और स्टर्नम, ठीक है। तो यहां मैं वो लिख देता हूं, lungs are protected in thoracic chamber,
chamber which made up of vertebral column made up by the participation of ribs, sternum and vertebral column. ठीक है, उनके थ्रू बना होगा रिब्स। ठीक है, तो यहाँ रिब्स जो होंगे रिब्स के बीच में क्या होगा, मसल्स प्रेजेंट है जिनको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे बेसिकली। तो उस रिब केस का मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना के बता देता हूँ। दिस इज स्टर्नम, जिसको हम फ्लैट बोन भी बोलते हैं स्टर्नम। They are the ribs. ठीक है, इन रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट है दिस इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जबकि इधर की साइड जो प्रेजेंट दे आर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि इंस्पायरेशन में रोल प्ले करेंगे बेसिकली। इनके बैक साइड जो होगा वो वर्टिकल कॉलम है जिनके साथ ये रिब्स एसोसिएटेड होगा। दे आर द रिब्स। और ये फ्लैट बोन है दैट इज स्टर्नम। ठीक है, ये पूरा जो चैम्बर है दिस इज द थोरेसिक चैम्बर जिसके अंदर लंग्स प्रोटेक्टेड है। दिस इज थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो था दैट वाज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। कि ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो कैसे कैसे होता है। तो उनके डिफरेंट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग होगा, सेकंड स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैस एंड थर्ड स्टेप इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज बेसिकली। ठीक है, mechanism of transportation of gases, mechanism of respiration, mechanism of respiration। ठीक है, तो it is divided in different steps। It is divided in different steps basically। It is divided in different steps। First breathing, second exchange of gases and third is transportation of gases। फर्स्ट मैकेनिज्म जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग जो होता है ब्रीदिंग का मीनिंग क्या है। ब्रीदिंग का जो मीनिंग है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। तो इस टोटल को मिला के नहीं हम ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग में जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड रिलीज ऑफ CO2 जो है दिस इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन। इन द सेंस ब्रीदिंग इज मेड अप ऑफ टू स्टेप्स। फर्स्ट इज इंस्पायरेशन, सेकंड इज द
एक्सपायरेशन बेसिकली। तो उस ब्रीदिंग का सिंपल सा डेफिनेशन अगर दिया जाए, ब्रीदिंग इट इज डिफाइंड एज intake of oxygen and release of CO2 from the body, ठीक है। तो यहाँ इनटेक है जो ऑक्सीजन का, दिस इज कॉल्ड द इंस्पायरेशन। रिलीज ऑफ CO2 जो है फ्रॉम बॉडी, इट इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन। ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है? ब्रीदिंग इज मेड अप ऑफ 2 स्टेप्स। ब्रीदिंग इज मेड अप ऑफ 2 स्टेप्स, inspiration and plus expiration, तो 2 स्टेप से मिलकर ही बनाया कौन? ये ब्रीदिंग जो प्रोसेस है। तो यहाँ पूरे ब्रीदिंग का जब मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो दोनों स्टेप्स को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगा। ठीक है। तो लेट्स सी इंस्पायरेशन। in the sense intake of oxygen. Inspiration, intake of oxygen, oxygen का intake, it is active process। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ध्यान रखना। एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन हो गया। it occur by utilization of energy, ठीक है। तो वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? कि ब्रीदिंग के टाइम या इंस्पायरेशन के टाइम बेसिकली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होंगी, ठीक है, वो कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो कांटेक्ट जब करेंगी तब जाके थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी का जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो जब एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा तब जाके जो थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, और थोरेसिक चैम्बर के इंक्रीज होने से, ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा बेसिकली। ठीक है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। एलिमेंट कौन कौन रोल प्ले करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होंगे जो कि उसमें रोल प्ले करेंगे बेसिकली इंस्पायरेशन में? हेयर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, कोस्टल मसल एंड डायफ्राम। Diaphragm increases the thoracic chamber, उस thoracic chamber को इंक्रीज करने का काम करती है। by which the volume of lung get increase। तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो उस लंग्स के अंदर प्रेशर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से, जबकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ठीक है, रिजल्टेंट गैसेस ऑलवेज डिफ्यूजेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है। तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा बेसिकली। द फिनोमेना इज नोन एज द इंस्पायरेशन। तो हियर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम increases the thoracic chamber by which the volume of lungs get increased, ठीक है, which lead to
decrease in partial pressure and pressure in lungs resultant oxygen enters from atmosphere to lungs, वो एटमॉस्फेयर से या एनवायरमेंट से लंग्स के अंदर एंटर करने लगे और एनवायरमेंट टू लंग बेसिकली द फिनोमेना इज नोन एज द इंस्पायरेशन। इस प्रोसेस को मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से प्रेजेंट कर रहा हूं। एक बोतल है, इस बोतल का जो बॉटम है, इस बॉटम को काट के नहीं मैंने वहां पे इलास्टिक मेम्ब्रेन लगा दिया, इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसका जो नेक है, इस नेक में मैंने कॉर्क फिट कर दिया है और कॉर्क जो है एयर टाइट है, ठीक है। उस कॉर्क के थ्रू मैंने क्या किया, एक पाइप इस बोतल के अंदर इंसर्ट किया और इस पाइप का जो एंड है उस एंड पे मैंने एक बलून टाइप किया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जो पाइप है, पाइप ये तो एक्ट कर रहा है लंग्स, ट्रैकिया की तरह, एक्ट एज ट्रैकिया, ठीक है। जबकि बलून जो है एक्ट एज लंग्स, बेसिकली वो लंग की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है इट एक्ट एज डायफ्राम, ये इस डायफ्राम की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस इलास्टिक मेम्ब्रेन को ध्यान रखना, ये चीज और ध्यान रखना कि यहाँ ये एयर टाइट है, एयर टाइट इन द सेंस इस कॉर्ड के थ्रू एयर जो थी ना वो पास नहीं हो सकता, एयर सिर्फ और सिर्फ इस पाइप के थ्रू पास हो सकता है, ठीक है। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन को जैसे मैं बॉटम की तरह स्ट्रेच करूंगा, इट विल डेवलप ए सक्शन प्रेशर ऑन बलून, जिसकी वजह से बलून का साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ये बलून का साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही बलून का साइज इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसका, रिजल्टेंट इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर था, इनके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर था, प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा, इन द सेंस प्रेशर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जबकि बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, प्रेशर वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर कैसा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से, जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिव प्रेशर होने की वजह से ये गैसेज जो हुई है, ऑक्सीजन जो हुई, इट डिफ्यूजेस फ्रॉम एनवायरनमेंट टू लंग्स, उस लंग्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसको मैं एक्चुअल कंडीशन में अगर बताऊं, दे आर द रिब्स बेसिकली, और रिब केज के अंदर ये लंग्स है, दिस इज डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल होंगी, इनके कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे और इस डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे, अभी तो डायफ्राम डाउन शेप है,
डाउन शेप, लेकिन जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो डाउन शेप से हो जाएगा फ्लैट एंड शेप, फ्लैट एंड शेप। ठीक है, इस फ्लैटेंड होने की वजह से और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के इंक्रीज होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये थोरेसिक चैम्बर जो होगा वो इंक्रीज होगा, थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेस। तो थोरेसिक चैम्बर जब इंक्रीज होगा तो इन थोरेसिक चैम्बर के अंदर ये लंग्स जो है, ये लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लंग्स का वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से, जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कैसा है, पॉजिटिव बेसिकली। ठीक है, तो हमें पता है गैसेस डिफ्यूजेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, इन द सेंस दे डिफ्यूजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्रेशर बेसिकली, रिजल्टेंट द ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द लंग्स, वो एंटर कर जाएगी कहाँ पे, लंग्स के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो इस पूरी मैग्नेट को अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या हुआ है, contraction of external intercostal muscle and diaphragm, dome shape to flattened shape, will increases the thoracic chamber, which will increases the volume of lung, which lead to the negative pressure in lungs, by which the oxygen from environment to enter into the lungs basically. हम यहाँ पूरी मैग्नेट को सीखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल रिब्स के बीच में जो होगी, प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम पे जो कॉन्ट्रैक्शन है ध्यान रखना, डाउन शेप था पहले, डाउन शेप टू फ्लैटेंड शेप। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, thoracic chamber get increases, chamber increases, thoracic chamber increase हुआ तो वॉल्यूम्स ऑफ लंग जो है ना वो भी इंक्रीज हुआ, increases वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज है तो नेगेटिव प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डेवलप इन लंग्स, वो लंग्स के अंदर क्या हुआ, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ ऑक्सीजन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, द ऑक्सीजन एंटर इनटू द लंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, oxygen enters in lungs from environment basically, वो environment से क्या होगा, ऑक्सीजन जो कि वो एंटर कर जाएगा लंग्स के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिव प्रेशर जबकि लंग्स के अंदर कैसा है, नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, तो इस वजह से ऑक्सीजन जो होगा वो एटमॉस्फेयर से या एनवायरनमेंट से एंटर कर जाएगा लंग्स के पास बेसिकली। ठीक है, तो इस फिनोमेना को बोल रहे हैं हम क्या, इंस्पायरेशन। ठीक है, लेकिन एक्सपायरेशन प्रोसेस जो है जैसे उल्टा है इसका, एक्सपायरेशन प्रोसेस से उल्टा क्या है कि जो डायफ्राम कॉन्टैक्ट किया था फ्लैटेंड शेप से,
फ्लैटेंड शेप से डाउन शेप से फ्लैटेड शेप जो कांटेक्ट किया तो इंक्रीज हुआ था थोरेसिक चैम्बर। अब क्या होगा कि ये डायफ्राम जो होगा अगर ये रिलैक्स होगा एज वेल एज जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिलैक्स होंगी तो थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, सॉरी थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज होगा। तो थोरेसिक चैम्बर अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी कैसा होगा, डिक्रीज। अब वॉल्यूम ऑफ लंग्स अगर डिक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गेट इंक्रीज, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो CO2 का वो बहुत कम है। Resultant the CO2 releases from the lungs to the environment basically. The phenomena is known as the expiration. तो expiration को अगर मैं लिखता हूँ फिर एक्सपायरेशन में क्या हुआ है कि डायफ्राम जो है वो रिलीज हुआ, रिलैक्स हुआ है। इसके अलावा एक्सटर्नल कोस्टल इंटरनल कोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हुआ है, रिलैक्स। तो उससे हुआ क्या है, थोरेसिक चैम्बर जो होगा वो डिक्रीज होगा। थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज हुआ तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हुआ। लंग्स का वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में इंक्रीज इन लंग्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल या रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल, ये एक्सपायरेशन की बात है, एक्सपायरेशन रीजन इज दैट। और एक्सपायरेशन का मीनिंग क्या था, रिलीज ऑफ CO2, रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी, ठीक है। ये पैसिव प्रोसेस है, इट इज पैसिव प्रोसेस, किसी टाइप से कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि ध्यान रखना कि फोर्सिबली जो एक्सपायरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। क्यों, वहां पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होंगी ना उनको कांटेक्ट किया जाएगा, तो उनको कांटेक्ट किया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि एक्सपायरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है, लेकिन फोर्सिबली जो एक्सपायरेशन है इट इज द एक्टिव प्रोसेस। तो प्रोसेस हो कैसे रहा था, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्लस रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम या रिटर्निंग ऑफ डायफ्राम from down to from flat to down, तो इससे क्या हुआ था, थोरेसिक चैम्बर डिक्रीजेस, वो डिक्रीज हुआ। थोरेसिक चैम्बर अगर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स गेट डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, वो भी क्या हुआ, डिक्रीज। रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस इन लंग्स, प्रेशर ऑफ CO2 रिलीज इंक्रीजेस इन लंग्स, तो उनके इंक्रीज होने की वजह से रिजल्टेंट CO2 रिलीजेस फ्रॉम बॉडी टू एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट में प्रेशर कैसा है, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम बोल रहे हैं क्या, एक्सपायरेशन। ये चीज ध्यान रखना चाहते हैं कि एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस, लेकिन फोर्सिबली एक्सपायरेशन
is active process because ATP is used by internal intercostal muscle इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, टू देयर कॉन्ट्रैक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रैक्शन तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तब उसको एटीपी का जरूरत पड़ेगा। तो उस एटीपी से क्या होगा कि उसका कॉन्ट्रैक्शन की बेसिस पे थोरेसिक चैम्बर जो होगा वो फोर्सिबली डिक्रीज होगा, नॉर्मली डिक्रीज नहीं, डिक्रीज से भी ज़्यादा डिक्रीज होगा बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम और कम होगा तो उसके अंदर जो CO2 का प्रेशर है वो और कम ज़्यादा होगा बेसिकली, ठीक है। रिजल्टेंट जो CO2 होगा वो बॉडी से या फिर लंग्स से क्या हो जाएगा, रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट बेसिकली, ठीक है। दिस ओवरऑल वाज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंटरनल इंस्पायरेशन कैसे होगा और एक्सपायरेशन कैसे होगा बेसिकली, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो है, अब 1 मिनट के अंदर कितना ब्रीथ परफॉर्म कर पा रहा है इंडिविजुअल, दैट इज ब्रीदिंग रेट। तो BR क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या है, ब्रीदिंग रेट, इसका मीनिंग क्या हो गया ब्रीदिंग रेट का, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर वो इंडिविजुअल जो है कितना ब्रीथ परफॉर्म कर पा रहा है, दैट इज द ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल का जो ब्रीदिंग रेट है दैट इज 12 to 15 पर मिनट बेसिकली, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स है जो कि ब्रीदिंग रेट को अफेक्ट करेंगे बेसिकली, फैक्टर्स अफेक्ट द ब्रीदिंग रेट, अफेक्ट BR ब्रीदिंग रेट, ठीक है। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा, ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट जो होगा वो बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर की तरफ ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा टेम्परेचर है तो भी ब्रीदिंग रेट बढ़ता जाएगा बेसिकली, ठीक है। बॉडी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बड़े इंडिविजुअल का बॉडी साइज अगर है या बड़ा बॉडी साइज अगर है तो ब्रीदिंग रेट उसका कम होगा, छोटा ऑर्गेनिज्म है बॉडी साइज कम है तो उसका ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा बेसिकली, ठीक है। तो जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे ब्रीदिंग रेट को, क्या है, हाई एल्टीट्यूड या फिर BR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई एल्टीट्यूड BR is directly proportional to temperature, BR is directly proportional to exercise उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, BR is inversely proportional to body size basically, इन द सेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी साइज छोटा है या कम है उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी साइज ज़्यादा है उनका ब्रीदिंग रेट कम होगा बेसिकली। प्रेशर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, BR इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसकी कैसा है वो इन्वर्सली, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ब्रीदिंग रेट को अफेक्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो बॉडी के डिफरेंट लेवल पे गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, एक तो एनवायरनमेंट से लंग्स के पास एक्सचेंज, एक लंग्स से ब्लड के पास एक्सचेंज और एक ब्लड से सेल के पास एक्सचेंज, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल पर क्या हो रहा है बॉडी के अंदर उन गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का जो एक्सचेंज है वो टोटली डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन जो है गैसेज का वो पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे ही होता है बेसिकली,
ठीक है, तो कौन कौन से लेवल पे वो एक्सचेंज होगा बॉडी में? वन, एनवायरमेंट टू लंग्स, दूसरा लंग्स टू ब्लड, तीसरा ब्लड टू सेल्स और टिश्यूज, सेल और टिश्यूज। तो ये वो लेवल्स हैं जिन पे क्या होगा, वो गैसेज का एक्सचेंज होगा। तो एक्सचेंज कैसे कैसे हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ कि एक साइड तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज तो एनवायरमेंट से और सेल तक होगा, एनवायरमेंट टू सेल, क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीजन को सेल तक जाना है और सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, सेल फूड को ऑक्सीडेशन करने में, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में, बेसिकली कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। ठीक है, रिजल्टेंट सेल जो होगा वो अपना एटीपी का फॉर्मेशन परफॉर्म करता है, जबकि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है, तो सेल जो भी वो CO2 लिबरेट करती है, CO2 रिलीज करेगा उस फूड को ऑक्सीडाइज करने के बाद, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के बाद। ठीक है, तो CO2 का जो एक्सचेंज होगा वो सेल से ब्लड, ब्लड से लंग्स, लंग्स से एनवायरमेंट होगा, इन द सेंस सेल टू एनवायरमेंट होगा बेसिकली। ठीक है, तो इनका जो एक्सचेंज है वो डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर के ऊपर, और वो पार्शियल प्रेशर क्या क्या है यहाँ पे। ऑक्सीजन का अगर मैं देखता हूँ तो एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 159 mmHg, जबकि लंग्स के पास जो पार्शियल प्रेशर दैट इज 104 mmHg। ठीक है, लंग्स के पास 104 है mmHg, तो ब्लड के पास जो होगा दैट इज 95 mmHg। अब ब्लड के पास 95 mmHg है, तो सेल के पास दैट इज 40 mmHg। तो देखो डिक्रीजिंग वे में, एटमॉस्फेयर के पास या एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा है 159, लंग्स के पास कितना 104। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होगी वो 159 से कहाँ पे जाएगा 104 के पास। ठीक है, अब लंग्स के पास 104 है तो ब्लड के पास कितना 95 mmHg, जबकि लंग्स के पास जो पार्शियल प्रेशर है 104 है और ब्लड के पास कितना 95। ठीक है, और हमें पता है कि गैसेज जो है ना वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर डिफ्यूज करता है, रिजल्टेंट यहाँ से ये गैस जो भाई आ जाएगा यहाँ पे ब्लड के पास। अब ब्लड में देखो mmHg कितना है 95, जबकि सेल्स के पास कितना है 40 mmHg, रिजल्टेंट इट एंटर इनटू द सेल, वो आ जाएगा यहाँ पे सेल के पास बेसिकली। ठीक है, सिमिलर लाइक दिस। अब सेल जो भी वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके नहीं और ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा, रिजल्टेंट CO2 लिबरेट होगा। तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा सेल के पास दैट इज 45 mmHg, जबकि ब्लड के पास होगा 40 mmHg। रिजल्टेंट CO2 जो होगा वो इस सेल से आ जाएगा ब्लड के पास। अब ब्लड के पास जाएंगे हम तो 45 mmHg, mmHg 45, क्योंकि लंग्स के पास जो होगा दैट इज 40 mmHg। रिजल्टेंट जो CO2 होगा वो ब्लड से चला जाएगा लंग्स के पास। अब लंग्स में देखें तो 40 mmHg है mmHg, और एनवायरमेंट में जो होगा दैट इज 0.3 mmHg। ठीक है, रिजल्टेंट द CO2 रिलीजेस फ्रॉम लंग्स टू एनवायरमेंट CO2। तो ये तो CO2 के लिए था एक्सचेंज, और ये ऑक्सीजन के लिए एक्सचेंज का कैसे है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बताता हूँ इसमें,
दिस इज एल्वोलाई। This is the cells or tissues. Cells or tissues. We have cells or tissues. This is alveoli. This is heart. तो वन बाय वन हम ऑक्सीजन का अगर एक्सचेंज देखें तो एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर दैट इज 159 mmHg, ये एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट। जबकि लंग्स के पास देखें या एल्वोलाई के पास देखें तो दैट इज 104 mmH। तो यहाँ एनवायरनमेंट और एल्वोलाई के बीच में डिफरेंस है, एनवायरनमेंट में ज़्यादा है और एल्वोलाई के पास कम है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। Resultant this oxygen is diffuses from environment to lungs, वो डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे, एनवायरनमेंट से लंग्स के पास बेसिकली। ठीक है, PO2 लिख रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, अब लंग्स के पास या एल्वोलाई के पास जो पार्शियल प्रेशर दैट इज 104 mmHg, जबकि ब्लड के पास दैट इज 195 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ब्लड के पास कम है और एल्वोलाई के पास ज्यादा है। रिजल्टेंट द ऑक्सीजन एंटर इनटू द ब्लड, वो कहाँ पे जाएगा, ब्लड के पास। ठीक है, तो ब्लड जो होगा इस ऑक्सीजन को लेके नहीं। अब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली। This oxygenated blood first enter into the left side atrium, left atrium, और left atrium से it reach to the left ventricle, left ventricle to it reach to the aorta, and through the aorta it reach to the cells or tissues basically। aorta further arteries के अंदर कन्वर्ट होते हैं, वो ले जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे, सेल्स और टिश्यूज के पास। अब सेल्स और टिश्यू के पास अगर देखें तो यहाँ ब्लड के अंदर mmHg कितना है, 95 mmHg, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जबकि सेल्स के पास कितना था, 40 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ देखो कि इस ब्लड के पास ज्यादा है और सेल्स के पास कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। रिजल्टेंट दिस ऑक्सीजन एंटर इनटू द, वो चला जाएगा कब, सेल्स के पास। सेल उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज से एनर्जी बनाने में और यूटिलाइजेशन कर लेगा, इन द सेंस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाने में रोल प्ले कर लेगा और एनर्जी जनरेशन में रोल प्ले कर लेगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस CO2 का जो लिबरेशन होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम, एक्सचेंज ऑफ CO2। ये तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन था डिफरेंट लेवल पे, एनवायरनमेंट टू लंग्स, लंग्स टू ब्लड, ब्लड टू सेल्स। अब सेल्स के पास अगर देखें तो CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है दैट इज 45 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, जबकि ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है दैट इज 40 mmHg। तो देखो 5 कम है, 5 कम है तो सेल्स के पास ज्यादा पार्शियल प्रेशर है CO2 का, और ब्लड के पास कम है। रिजल्टेंट दिस CO2 डिफ्यूजन इन द ब्लड, वो डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे, ब्लड के पास बेसिकली। तो ब्लड के पास डिफ्यूज होगा तो ये ब्लड जो होगा इस CO2 को लेके नहीं, ये चला जाएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल टू पाल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी पे यहां अगर आके देखें तो यहाँ 45 mmHg पार्शियल प्रेशर है, mmHg। बात आता है कि यहाँ आपको 45 क्यों मिला है, रीजन क्या है,
कि यहाँ से सेल और टिश्यू के पास जब देखते हैं तो 40 mmHg था, जबकि सेल्स के पास 45 था, तो ये 5 जो है वो इधर आता है, रिजल्टेंट इट बिकम 45। लेकिन अगर इसी जगह पे ये ऐसे ही स्टेबल रह जाता है तो 45 इधर हो जाएगा, 45 भी इधर हो जाएगा, तो वो फर्दर CO2 का डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह, और ब्लड जो है वो रनिंग है, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो रनिंग है तो ये क्या होगा, इस 45 mmHg को लेकर ही ये चला जाएगा कहाँ पे, इस लंग्स के पास बेसिकली। ठीक है, तो लंग्स के पास जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, उस पल्मोनरी आर्टरी में जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो कितना है, 45 mmHg, जबकि एल्वोलाई के पास अगर देखा जाए CO2 का पार्शियल प्रेशर दैट इज 40 mmHg। ठीक है, तो ब्लड में 45 है और एल्वोलाई के अंदर 40 mmHg, 5 का डिफरेंस है बेसिकली। रिजल्टेंट दिस CO2, ये जो CO2 होगा वो ब्लड से चला जाएगा कहाँ, इस एल्वोलाई के पास, CO2। ठीक है, क्योंकि एल्वोलाई के पास पार्शियल प्रेशर कम था, क्योंकि ब्लड के पास पार्शियल प्रेशर ज्यादा था बेसिकली। अब एल्वोलाई और एनवायरनमेंट में देखें तो एनवायरनमेंट के अंदर पार्शियल प्रेशर जो होगा दैट इज 0.3 mmHg। एनवायरनमेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जबकि एल्वोलाई के अंदर 40 mmHg है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के या एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में एल्वोलाई के पास ज्यादा है। रिजल्टेंट दिस CO2 रिलीजेस फ्रॉम एल्वोलाई टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वो रिलीज हो जाएगा कहाँ पे, एनवायरनमेंट के पास बेसिकली। तो दिस वाज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट द डिफरेंट लेवल, एनवायरनमेंट टू एल्वोलाई, एल्वोलाई टू ब्लड, ब्लड टू सेल्स और टिश्यू बेसिकली। नेक्स्ट जो स्टेप है, द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज बेसिकली। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो गैसेज होगा वो हम फर्दर डिफरेंट टाइप से डिस्कस करेंगे।